पुस्तक 34 अध्याय 29 योजना। पशुलोक में वेदिका के भीतर नाइनडस्ट कमल मुद्रा में बैठा था और आकाश में लटके उस विशाल पंजे वाले हाथ को देख रहा था जो यहाँ मौजूद हर चीज से बढ़कर था। वाह! नाइनडस्ट ने एक लंबी सांस ली, फिर आंखें बंद कर लीं और मुस्कुराया। सफलता! आखिरकार मुझे दाउमज के बारे में अपने लिए आशा की एक किरण दिखाई दे रही है। जब नाइनडस्ट ने वोइडजी जेडसील का इस्तेमाल कर लिया तो वह एक दाउमज का अनुकरण करने में सक्षम हो गया था। हालांकि यह अनुकरण आंशिक और अधूरा था, फिर भी उसे इससे बहुत लाभ हुआ था। लेकिन अफसोस, दाउमज में अपनी संभावनाओं को लेकर वह अब भी अच्छा महसूस नहीं कर रहा था। हालांकि अब उसे लग रहा था कि उसके पास एक मौका है। ऑटॉक्स, वे सचमुच अविश्वसनीय हैं। नाइनडस्ट अपने पैरों पर खड़े होते हुए प्रशंसा की एक लंबी सांस छोड़ने से खुद को नहीं रोक सका। अरे, तुम्हें तो सब कुछ याद हो ही गया है। अभी तो सिर्फ 5 करोड़ साल हुए हैं, बिल्कुल भी बुरा नहीं है। काले वस्त्र पहने वह आकृति उसके ठीक बगल में प्रकट हुई। हाँ, नाइनडस्ट मुस्कुराया। ज्यादा बुरा नहीं, पर मैं डाकनॉर्थ जितना तेज नहीं था। वह एक प्राचीन साधक था। जब वह प्रथम चरण का डाउलॉर्ड था तब उसका दिव्य शरीर और आत्मा पहले से ही तृतीय चरण के अधिकांश डाउलॉर्ड्स के समान थे। अब जब वह चौथे चरण पर पहुंच गया था तो उसका शरीर और आत्मा अकल्पनीय रूप से शक्तिशाली थे। यही कारण था कि उसने ये सब केवल 5 करोड़ वर्षों में याद कर लिया था। हाँ, ठीक है। गुरु ने एक बार निर्देश दिया था कि हर एक साधक जो इन दावों को याद कर लेगा उसे उसके प्रदर्शन के आधार पर एक खजाना दिया जाएगा। वे जितना बेहतर प्रदर्शन करेंगे उन्हें उतना ही बेहतर खजाना मिलेगा। उदाहरण के लिए, डाकनॉर्थ में काफी सुधार हुआ है। एक बार जब वह यहाँ वापस आएगा तो मैं उसे जरूर एक शानदार खजाना दूंगा। नाइनडस्ट, जाओ और कुछ लड़ाइयाँ लड़ो। मुझे दिखाओ कि तुम में कितना सुधार हुआ है। खजाना! नाइनडस्ट उत्साहित हो गया। हाँ, ये खजाने मुझे ऑटच ने बांटने के लिए दिए थे। काले वस्त्र पहने उस आदमी के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। एक ऑटच के खजाने स्वाभाविक रूप से असाधारण होते हैं। ठीक है, तो मुझे अभी जाने दो। नाइनडस्ट युद्ध के लिए उत्सुक था। काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने अपना हाथ हिलाया जिससे एक अंतरिक्षीय बुलबुला नाइनडस्ट को घेर लिया और उसे पशुलोक से बाहर भेज दिया। जैसे ही नाइनडस्ट बाहर आया, उसने देखा कि श्वेत वस्त्रधारी युवक खंडहर महलों के भीतर एक टूटी हुई दीवार के पास कमल मुद्रा में बैठा हुआ है। डाकनॉर्थ, नाइनडस्ट ने पुकारा। दूर खड़े जी निंग ने आंखें खोलीं और मुस्कुराया। आखिरकार तुम बाहर आ ही गए। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। तुम इसे हमेशा कहते हो। वेज लेवल डाउलॉर्ड्स ने अपने डाउमज की कोशिश करने से पहले हजारों अराजकता चक्रों का प्रशिक्षण लिया है। इसकी तुलना में मैंने अभी जो समय बिताया है वह बिल्कुल भी नहीं है। नाइनडस्ट एक प्रकाश की किरण में बदल गया जो निंग की ओर उड़कर टूटी हुई दीवार के ठीक सामने जा गिरा। उसने पूछा, हाल के वर्षों में तुममें जरूर काफी सुधार आया होगा, है ना? बुरा नहीं, निंग मुस्कुराया। उसके सुधार न तो मामूली थे, न ही बहुत ज्यादा। 5 करोड़ से ज्यादा साल अभी अभी बीते थे। इस दौरान निंग ने धीरे धीरे ऑटॉक की शिक्षाओं को याद करके जो अंतर्दृष्टियां हासिल की थीं, उन्हें आत्मसात कर लिया था। शुरुआत में ही वह ब्लड ड्रॉप मुद्रा के साथ चौथे चरण में पहुंच गया था, लेकिन अब उसने 16 हॉट, यिन यांग और शेडोलेस मुद्राओं के साथ भी यही किया था। हालांकि हेवन ब्रेकर मुद्रा अभी तक सफल नहीं हुई थी। तीसरे चरण के डाउलॉर्ड से चौथे चरण के डाउलॉर्ड बनना शुरू में बेहद मुश्किल था। नाइनडस्ट और बैडलैंड्स दोनों ने कई अराजकता चक्र इसी में बिताए थे और नाइनडस्ट को केवल प्राचीन साधकों के उस पूर्वज हेगेमॉन से मिली विरासत की बदौलत ही सफलता मिली थी। बैडलैंड्स के लिए उसे अभी चौथे चरण तक पहुंचना बाकी था। निंग के लिए उसका रास्ता ओमेगा स्वॉर्ड दाव का था। यह नाइनडस्ट के रास्ते से कहीं ज्यादा कठिन था। कुछ 100 करोड़ सालों में इतनी सारी सफलताएं हासिल कर पाना पहले से ही बहुत तेज था। निंग की शुरुआती उम्मीद से भी कहीं ज्यादा तेज। ये सब रियूनियन के स्टोन सेंसर और ऑटॉक के मार्गदर्शन की बदौलत संभव हुआ। इस गति के आधार पर अगर मैं भाग्यशाली रहा तो मैं एक अराजकता चक्र के बाद चौथे चरण का डाउलॉर्ड बन सकता हूँ। निंग काफी उत्सुक था। लेकिन अगर मैं भाग्यशाली नहीं रहा तो मैं 10 या 100 अराजकता चक्रों तक भी बोतलबंद रह सकता हूँ। एक बार जब वह आखिरी कदम उठा लेता और चौथे चरण का डाउलॉर्ड बन जाता तो निंग के लिए आखिरी बड़ी बाधा डाउमज ही होती। यही असली परीक्षा होती, वह घातक परीक्षा जिसे पार करने की उसकी संभावना 0.01% से भी कम लगती थी। डाकनॉर्थ, नाइनडस्ट ने उत्साह से कहा। उस सीनियर ने कहा था कि वह हम में से हर एक को हमारे अच्छे प्रदर्शन के आधार पर एक खजाना देगा। उसने ये भी कहा कि तुम में काफी सुधार हुआ है। तुम्हें जरूर एक असाधारण खजाना मिलेगा। उन्होंने मेरे सुधारों की सराहना करते हुए कहा कि वे महत्वपूर्ण हैं। निंग ने उत्साहित भाव से कहा। हाँ, बिल्कुल यही तो उसने कहा था। नाइनडस्ट ने सिर हिलाया। निंग उत्साहित हो गया। उसे खुद भी नहीं पता था कि खजाने की आत्मा की नजर में उसके ये सुधार बड़े माने जाएंगे या छोटे। ऑटॉक के मार्गदर्शन को याद करने से पहले उसने अपने ओमेगा स्वॉर्ड दाव की 5 मुद्राओं में से किसी में भी सफलता हासिल नहीं की थी। हालांकि अब वह उन 5 में से 4 मुद्राओं में चौथे चरण तक पहुंच गया था। क्या ये बड़ा था? उसे यकीन नहीं था, लेकिन निंडस्ट के शब्द सुनकर निंग को बहुत राहत मिली। अब वह बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि आगे क्या होने वाला है। सच तो ये है कि पशुलोक की आत्मा का मानना था कि निंग बहुत पहले ही एक डाउलॉर्ड के रूप में शक्ति के शिखर पर पहुंच चुका है और इसलिए निंग में सुधार की बहुत कम गुंजाइश है। निंग अब कितना शक्तिशाली हो गया था
ये देखते हुए निंग के सुधार निश्चित रूप से उसे अविश्वसनीय लग रहे थे। हाँ, बढ़िया नाइन डस्ट, तुम्हें भी जल्द से जल्द अपनी सफलताएं हासिल करनी होंगी, निंग ने जल्दी से कहा। ऑटॉप का मार्गदर्शन साधना में वाकई अविश्वसनीय रूप से मददगार है। हाँ, ऑटॉप के दाव को देखने के बाद मुझे आखिरकार समझ आ गया कि हम कितने तुच्छ और बेतुके लोग हैं, नाइन डस्ट ने कहा। मुझे पहले ही कई नई जानकारियां मिल चुकी हैं और मुझे विश्वास है कि मैं जल्द ही कोई बड़ी उपलब्धि हासिल कर लूंगा। हाँ, मुझे ऑटॉप का दाव मार्गदर्शन पूरी तरह याद हो गया है। अगर मैं अब भी डॉनस्टार, रेडिएंट किंग या ड्रीमलो जैसों को नहीं हरा पाया तो मुझे भी खुद पर शर्म आएगी। हाँ, यही तो भावना है। निंग भी हंसा। मेरी प्रगति कुछ भी नहीं है। मुझे लगता है कि शाश्वत सम्राट और हेगेमॉन भी एक ऑटॉप की दाव शिक्षाओं को समझने का मौका पाकर खुश होंगे। नाइन डस्ट ने अपना सिर हिलाया। अफसोस, ऐसे आशीर्वाद की सिर्फ उम्मीद ही की जा सकती है, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मुझे हमेशा से लगता रहा है कि मैं अविश्वसनीय रूप से प्रतिभाशाली हूँ। अगर यह आशीर्वाद भी मुझे रेडिएंट किंग और बाकियों से आगे बढ़ाने के लिए काफी नहीं है तो मैं खुद को एक मजाक से ज्यादा कुछ नहीं समझूंगा। जल्दी करो और ट्रेनिंग करो, निंग ने आग्रह किया। जितना हो सके उतना सुधार करो। अपना खजाना इकट्ठा करने के बाद हम इस दुनिया को छोड़कर अनंत प्रदेशों में लौट जाएंगे। ठीक है, नाइन डस्ट ने सिर हिलाया। मैं उन सम्राट श्रेणी के गोलेमों को ढूंढने जा रहा हूँ और उनसे फिर लड़ूंगा। तुम्हें शायद मुझसे दूर रहना चाहिए, वरना वे गोलेम तुमसे लड़ने से इनकार कर देंगे, निंग ने हंसते हुए कहा। क्या? क्यों? नाइन डस्ट हैरान था। क्या तुमने उन्हें इतनी बुरी तरह पीटा? कुछ, निंग ने कहा। डार्क नॉर्थ, तुमने कितने गोलेम पकड़े हैं? ठीक, नाइन डस्ट ने उत्साह से पूछा। सम्राट श्रेणी के गोलेम निश्चित रूप से काफी मूल्यवान थे, केवल सिथे के पास ही वे काफी बड़ी संख्या में थे। निंग ने सिर हिलाया। शुरू में मैंने कुछ को पकड़ लिया था, लेकिन वे सभी बहुत चालाक हैं। जब उन्होंने देखा कि वे मुझे हरा नहीं सकते तो उन्होंने मुझसे आगे लड़ने से इनकार कर दिया। तो आपने वास्तव में कितने पकड़े हैं? नाइन डस्ट ने फिर पूछा। जब तुम पहली बार पशुलोक में दाखिल हुए थे तो सम्राट वर्ग के गोलेम इकट्ठा होने लगे थे। कुल मिलाकर 32 गोलेम मेरे खिलाफ एकजुट हो गए। निंग ने सिर हिलाया। वे वाकई बहुत सतर्क थे। उनकी संयुक्त शक्तियों ने मुझे भी बड़ी मुश्किल में डाल दिया था। हालांकि मैंने जानबूझकर अपनी कुछ शक्ति रोक ली थी और अपनी तलवारबाजी को निखारने के लिए उसका इस्तेमाल किया। जब मैं एक नई सफलता हासिल करने में कामयाब हुआ तो मैंने अचानक पूरी ताकत से हमला किया और उन्हें चौंका दिया और एक के बाद एक 8 गोलेमों को पकड़ लिया। उस समय बाकी गोलेम डरकर भाग गए और तब से उन्होंने मेरे पास आने की हिम्मत नहीं की। 8, अगर हम उन 2 को भी शामिल करें जिन्हें तुमने मेरी मदद करते हुए पकड़ा था और उन 2 को भी जोड़ दें जिन्हें तुमने तब पकड़ा था जब हमने 3 बड़े कुलों में से 3 को पकड़ा था, तो इसका मतलब है कि तुम्हारे पास कुल 12 सम्राट श्रेणी के गोलेम हैं। नाइन डस्ट के चेहरे पर अविश्वास का भाव था। मेरे पास तो सिर्फ 2 हैं। ईर्ष्या हो रही है? निंग मुस्कुराया। कोई आश्चर्य नहीं कि वे अब तुम्हारे पास आने की हिम्मत नहीं करते। नाइन डस्ट ने सिर हिलाया। ठीक है, मैं जाकर उनका पीछा करूंगा और उनसे लड़ूंगा। जब मुझे लगेगा कि मैं जितना हो सके उतना बेहतर हो गया हूँ तो मैं तुम्हें ढूंढने आऊंगा। ठीक है, निंग ने सिर हिलाया। झट, नाइन डस्ट तेजी से दूर उड़ता हुआ सैकड़ों किलोमीटर दूर एक खंडहर से भरे इलाके में पहुंच गया। गोलेम अच्छी तरह जानते थे कि नाइन डस्ट कितना शक्तिशाली है, इसलिए वे निंग से तो डरते थे लेकिन नाइन डस्ट से नहीं। सम्राट श्रेणी के 3 गोलेम तुरंत प्रकट हुए और नाइन डस्ट सेक्टलॉर्ड को घेर लिया। निंग दूर से ये सब देख रहा था। कुछ सेकंड बाद वह आगे की ओर उछला और एक रोशनी की किरण में तब्दील हो गया जो सिथे के मुख्य आवासीय क्षेत्र की ओर बढ़ गई। यही वह जगह है। निंग मुख्य क्षेत्र की सीमा पर पहुंचकर तुरंत रुक गया। आप फिर से? क्या तुमने सचमुच सिथे मैदान पर फिर से आक्रमण करने का साहस किया? दूर से 4 आकृतियां प्रकट हुईं जो निंग पर भयंकर गर्जना कर रही थीं। जैसे ही वे प्रकाश की धारियों में परिवर्तित हुईं और स्वर्गीय दास की सीमाओं से 100 गुना अधिक तेजी से उसकी ओर बढ़ीं। निंग बस वहीं खड़ा दूर से देख रहा था। जब से कमजोर सम्राट वर्ग के गोलेम ने उसके खिलाफ लड़ने से इनकार कर दिया था तब से निंग ने इन 4 मजबूत गोलेमों पर, जिनमें से हर एक पवित्र नगरों के 8 स्वामियों के बराबर था, षड्यंत्र रचने शुरू कर दिए थे। 5 करोड़ वर्षों के दौरान निंग उनसे अनगिनत बार युद्ध कर चुका था। हर बार वह मुख्य आवासों के बिल्कुल किनारे तक जाता। जैसे ही युद्ध उसके विरुद्ध होने लगता वह तुरंत पीछे हट जाता। जब तक वह मुख्य आवासीय क्षेत्र से बाहर निकलता ये 4 गोलेम उसका पीछा करना बंद कर देते। आखिरकार वे गोलेम ही थे। अब जबकि उनके मूल स्वामी मर चुके हैं, वे हमेशा अपने स्वामी द्वारा दिए गए अंतिम कार्यों को बिना किसी रुकावट के पूरा करते रहेंगे। केवल तभी जब उन्हें जबरन बांधा जाए वे किसी नए स्वामी का अनुसरण करेंगे। सिथे ने कोर क्षेत्रों में जरूर काफी खजाने छिपाए होंगे, लेकिन ये चारों मुझे उनके करीब भी नहीं आने देंगे। मैं उनमें से कुछ देख तो सकता हूँ लेकिन उन्हें हासिल नहीं कर सकता। निंग ने मन ही मन सोचा। मैं देखूंगा कि क्या मैं नाइन डस्ट से उन सम्राट श्रेणी के कुछ और गोलेमों को पकड़ने का कोई तरीका निकाल सकता हूँ। वह उनका नेतृत्व कर सकता है और कोर क्षेत्रों पर हमला करने में मेरी मदद कर सकता है। सिथे ने सचमुच यहाँ काफी खजाने छोड़े थे। लगभग सभी नष्ट हो चुके थे, लेकिन समय के साथ वे धीरे धीरे ठीक हो गए थे। वे सभी पहरे में थे। निंग उनसे काफी प्रभावित था, लेकिन वह उनसे निपटने के लिए पर्याप्त ताकतवर नहीं था। उसे मदद की जरूरत थी। अफसोस, सम्राट वर्ग के गोलेम उसके पास फटकने से भी इनकार कर रहे थे, जिससे उसे कोई मौका ही नहीं मिला।
बाकी सब नाइन डस्ट पर निर्भर था। नाइन डस्ट को कम खतरनाक माना जाता था, जिसका मतलब था कि उसके पास एक मौका जरूर था, क्योंकि वह सम्राट वर्ग के गोलेम को छुपे हुए लोगों से बाहर निकालने में कामयाब रहा। हो सकता है कि वह कुछ और गोलेम पकड़ भी ले। पुस्तक 34 अध्याय 30 आक्रमण। सिथे खंडहर के भीतर वह नाइन डस्ट वाला डार्कनॉर्थ से बहुत कमजोर है। कुछ लाख साल हो गए हैं, लेकिन वह हम में से किसी को भी नहीं पकड़ पाया है। ये सामान्य बात है। क्या तुमने सोचा था कि हर डाउनलॉर्ड उतना ही सनकी होगा जितना डाउनलॉर्ड डार्कनॉर्थ है? सम्राट वर्ग के गोलेम नाइन डस्ट के खिलाफ लड़ने के लिए उत्साहित थे। नाइन डस्ट में वाकई सुधार हुआ था, और वह भी काफी हद तक। लेकिन सम्राट वर्ग के सभी गोलेम एक दूसरे की मदद करते रहे, इसलिए नाइन डस्ट पिछले कुछ लाख सालों में उनमें से किसी को भी नहीं पकड़ पाया था। अंतहीन नाइन डस्ट ने अपने हाथों में लंबी छड़ी घुमाई। उसकी छड़ी हजारों भंवरों से घिरी हुई थी, और वह उन 4 सम्राट श्रेणी के गोलेमों की ओर तेजी से झपटी जो उस पर हमला कर रहे थे। उनमें से 2 ने अदृश्य रूप धारण कर लिया था और नाइन डस्ट को बांध लिया था, जबकि बाकी 2 ने नाइन डस्ट से सीधा मुकाबला किया। बिना निशान नाइन डस्ट ने एक जोरदार गोली चलाई। उसकी लंबी छड़ी नाटकीय रूप से लंबी हो गई और उसने सामने खड़े वारहैमरधारी गोलेम पर नीचे की ओर वार किया। गोलेम ने जल्दी से अपना वारहैमर अपने सिर के ऊपर उठा लिया और हमले को रोकने की कोशिश की। धमाका। लंबी छड़ी लगभग चाबुक की तरह हल्की सी मुड़ी और वारहैमर की ओर टूट पड़ी। लंबी छड़ी से वारहैमर तक शक्ति की एक अदृश्य लहर दौड़ गई, जो सीधे गोलेम के शरीर से टकराए। गोलेम का पूरा शरीर तुरंत कांप उठा और वह लड़खड़ाकर पीछे की ओर गिरा, फिर जमीन पर बैठ गया। सावधान वार्स्की। सम्राट श्रेणी का एक और गोलेम जल्दी से मदद के लिए दौड़ा। मुकाबला 1 बनाम 4 का था, लेकिन नाइन डस्ट को कोई नुकसान नहीं हुआ। दोनों पक्ष काफी समय से बराबरी की टक्कर दे रहे थे, और नाइन डस्ट पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर था। हा। नाइन डस्ट अचानक जोर से हंसने लगा, क्योंकि उसकी हथेली पर एक संरचना आरेख अचानक उभर आया। संरचना आरेख तेजी से फैला और आकार में बढ़कर 1 करोड़ किलोमीटर के क्षेत्र को कवर कर लिया। क्या हम फंस गए हैं? एक संरचना। चारों सम्राट वर्ग के गोलेम हैरान रह गए। दूर खड़े गोलेम जो बस देख रहे थे, वे भी स्तब्ध रह गए। नाइन डस्ट कई सालों से उनसे लड़ रहा था, लेकिन उसने पहले कभी ऐसी कपटी चाल नहीं चली थी। उनके लिए किसी योग्य प्रतिद्वंद्वी का सामना करना दुर्लभ था, इसलिए उन्होंने नाइन डस्ट के खिलाफ लड़ने का भरपूर आनंद लिया। लेकिन किसने सोचा था कि वे अचानक एक जाल में फंस जाएंगे? डाउनलॉर्ड नाइन डस्ट, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने घृणित व्यक्ति हो। धिक्कार है। चारों गोलेम अतुलनीय रूप से क्रोधित थे। पहले उन्होंने निंग को नाइन डस्ट सेक्लॉर्ड को नाइन डस्ट कहकर पुकारते सुना था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्होंने मान लिया कि डाउनलॉर्ड नाइन डस्ट ही उसका असली नाम है। नाइन डस्ट ने स्वाभाविक रूप से इस गलतफहमी को समझाने या सुधारने की जहमत नहीं उठाई। घृणित? हाँ, मैं कैसे घृणित हूँ? सिथे के आदेशों के कारण तुम अनगिनत युगों से इस मलबे की रखवाली करते हुए यहाँ फंसे हुए हो। क्या तुम अभी तक ऊब नहीं गए? जब तीनों कबीले के सरदार तुम्हारे साथियों को पकड़ेंगे, तो वे तुम्हारी गोलेम आत्माओं को मिटाकर नई आत्माएं पैदा करेंगे। हालांकि मैं गारंटी दे सकता हूँ कि जब मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा, तो तुम्हारी आत्माओं को नहीं मिटाऊंगा। नाइन डस्ट ने ऊंची आवाज में कहा। तुम एक बहुत ही रंगीन दुनिया देख पाओगे। यह इस जगह की रखवाली करने से कहीं ज्यादा बेहतर होगा। उससे बात करने में समय बर्बाद मत करो। तो पर आजा, मरने के लिए तैयार हो जाओ। गोलेम अंधनिष्ठ और समर्पित थे। हालांकि वे बाहरी दुनिया के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे, लेकिन गोलेम होने के नाते वे अपने स्वामियों के आदेशों की अवहेलना करने के बारे में कभी नहीं सोचेंगे। गोलेम जीवन रूपों की यही त्रासदी थी, और अगर उनके नए स्वामी उनकी आत्माओं को मिटाने का फैसला करते, तो उनका अंत और भी दुखद हो जाता। यह मृत्यु का एक रूप था, जिसमें नई गोलेम आत्मा एक बिल्कुल अलग और नई चेतना का प्रतिनिधित्व करती थी। डार्कनॉर्थ। नाइन डस्ट जोर से चिल्लाया। स्वूश। दूर स्थित निंग पहले ही प्रकाश की एक किरण में बदल चुका था, जो तेज गति से इस ओर उड़ रही थी। हालांकि वह करोड़ों किलोमीटर दूर था, फिर भी वह प्रकाश की गति से 100 गुना तेज गति से चल रहा था, और इस प्रकार वह आसानी से बाधाओं को पार करते हुए संरचना क्षेत्र तक पहुंचने और उसमें जाने में सक्षम हो गया। तुमने अंततः अपना कदम उठा लिया, निंग ने हंसते हुए कहा। जल्दी करो और उन्हें पकड़ने में मेरी मदद करो, नाइन डस्ट ने आग्रह किया। अगर वे दोनों मिलकर काम करते, तो स्वाभाविक रूप से इन 4 सम्राट श्रेणी के गोलेमों को और भी तेजी से पकड़ पाते। 2 गोलेमों के अभेद्य रूप थे और उनसे निपटना थोड़ा मुश्किल होता, लेकिन निंग के हमले अब इतने शक्तिशाली थे कि वह उनके ऊर्जा भंडार को बहुत जल्दी खत्म कर सकता था। इससे पहले कि उस समूह को बिखरने का मौका मिलता, वे पहले ही थक चुके थे और उन्हें जिंदा पकड़ लिया गया था। गोलेम्स को दूर करने के बाद नाइन डस्ट ने उनके चारों ओर की संरचना को नष्ट करने की इच्छा व्यक्त की। वहां उन गोलेमों को देखो, निंग ने दूर की ओर इशारा किया, जहां एक अवरोध के पीछे कई गोलेम छिपे हुए थे। गोलेम उन दोनों को मिली जुली आंखों से घूर रहे थे। उनकी निगाहें उत्सुकता, क्रोध और उदासीनता से भरी थीं। दिल ही दिल में वे हमारे साथ इस जगह को छोड़ना चाहेंगे। नाइन डस्ट ने भी सिर हिलाया। लेकिन उन्हें न सिर्फ अपनी आत्मा के मिट जाने का डर है, बल्कि वे अपने मूल आदेश से भी यहीं रहने के लिए बाध्य हैं। काश अगर वे अंदर ही छिपे रहे, तो हमारे लिए उन्हें यहाँ से बाहर निकालना बिल्कुल भी संभव नहीं है। निंग ने अपना सिर हिलाया। निंग और नाइन डस्ट ने देखा कि वे इन गोलेमों को यहाँ से बाहर निकालकर उनकी मदद कर रहे थे। अंततः निंग और नाइन डस्ट अपने दांव मजैस में असफल होने के बाद मर जाएंगे, लेकिन गोलेमों का जीवन अनंत है। उन्हें नए स्वामियों को सौंप दिया जाएगा और वे रोमांचक जीवन जीते रहेंगे। सिथे के खंडहरों में फंसे रहना एक बहुत ही निरर्थक अस्तित्व था।
हम अभी इतने मजबूत नहीं हैं। निंग ने सिर हिलाया। हम उनकी मदद नहीं कर सकते। निंग ने बहुत पहले ही खुद को इन बाधाओं से जूझते हुए परखा था, लेकिन हालांकि कुछ ही टूटी फूटी बाधाएं बची थीं, फिर भी उसके जैसे लोग उन्हें जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा पाए। ठीक है, मुझे तुम्हारे उन बेहतरीन हमलों में महारत हासिल करने पर तुम्हें बधाई देने का मौका नहीं मिला, निंग ने कहा। उसने और नाइनडस्ट ने जो योजना बनाई थी वह ये थी कि नाइनडस्ट पहले इन गोलेम का इस्तेमाल अपनी छड़ी कला को निखारने के लिए करेगा। अपने नए बेहतरीन हमले में पूरी तरह महारत हासिल करने के बाद ही नाइनडस्ट उन्हें पकड़ने के लिए आगे बढ़ेगा। क्रिम्सन वेव मंदिर में मैंने कुछ घातक हमले किए थे, लेकिन हर एक में अपनी कमियां थीं। ऑटोक के दास को देखने का मौका मिलने के बाद मैं उन घातक हमलों में निपुण हो गया और फिर अपने 3 अंतिम हमले, असीम, अंतहीन और निशानहीन, तैयार कर पाया। मेरे ये 3 अंतिम हमले उतने ही शक्तिशाली हैं जितने कि रेजेंट किंग के 3 अंतिम हमले, और शायद वे और भी ज्यादा शक्तिशाली हैं। नाइनडस्ट ने आत्मविश्वास से कहा, कौन जाने, हो सकता है मैं दावलॉर्ड ड्रीमलो को हरा दूं और सभी अंतहीन प्रदेशों में तीसरे दावलॉर्ड का दर्जा पा लूं। निंग ने सिर हिलाया। वह इस आकलन से सहमत था। नाइनडस्ट अब तक निश्चित रूप से डॉनस्टार और ड्रीमलो के बराबर आ गया था। असली लड़ाई में कौन जीतेगा, ये तो युद्ध के मैदान में ही तय हो सकता था। थोड़ा आराम करो, जब तुम्हारे खजाने की शक्ति पुनः उत्पन्न हो जाएगी तो हम खंडहरों के मुख्य क्षेत्रों पर हमला करेंगे, निंग ने कहा। सहमत, नाइनडस्ट गंभीर हो गया। मुख्य क्षेत्र पर हमला करना बेहद खतरनाक होगा। वे यहाँ सिर्फ सिथे की दौलत की तलाश में आए थे। उन्होंने ऑटोक के दाव से काफी कुछ हासिल किया था, लेकिन वे यहाँ इसीलिए नहीं आए थे। 3 दिन और बीत गए। आखिरकार निंग और नाइनडस्ट एक साथ उस क्षेत्र की बाहरी सीमा पर पहुंच गए जहां सिथे के मुख्य आवासीय खंडहर थे। सीथे क्षेत्र में किसी को भी अतिक्रमण की अनुमति नहीं है। डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ, तुम पहले भी कई बार अतिक्रमण कर चुके हो, और अब तुम अपने साथ एक और डाउलॉर्ड ला रहे हो। चारों आकृतियां उड़ती हुई आईं, उनकी आंखों में हत्या का भाव था। ये 4 गोलेम थे जिनकी तुलना पवित्र नगरों के स्वामियों से की जा सकती थी। ये सभी सीथे खंडहरों में 4 सबसे शक्तिशाली गोलेम थे। हालांकि हमेशा ऐसा नहीं था। बहुत पहले ये 4 गोलेम मुख्य क्षेत्रों में तैनात साधारण रक्षक गोलेम से ज्यादा कुछ नहीं थे। उन गोमेद मानवरूपियों में हेगेमॉन स्तर की शक्ति थी और वे युद्ध में मुख्य आधार थे। अफसोस, सबसे शक्तिशाली गोलेम या तो पूरी तरह से नष्ट हो गए थे या ऑटोक द्वारा छीन लिए गए थे। अंत में केवल 4 साधारण रक्षक गोलेम ही धीरे धीरे खुद को ठीक कर पाए और ठीक हो पाए। हालांकि ये 4 साधारण गोलेम निंग और नाइनडस्ट के लिए बहुत बड़ा खतरा थे। आखिरकार वे पवित्र नगरों के स्वामियों के स्तर के थे। डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ, आप हमेशा बहुत सावधान रहे हैं। तुमने कभी भी सचमुच सब कुछ जोखिम में डालने की हिम्मत नहीं की। ये कैसा रहेगा, हम 4 में से सिर्फ 2 ही इस लड़ाई में हिस्सा लेंगे। आप हमसे 2-2 हाथ कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ सीमावर्ती इलाकों में नहीं, बल्कि वहाँ लड़ेंगे, चारों गोलेम ने कहा। अब तक वे निंग को अच्छी तरह जान चुके थे। निंग ने जोर से जवाब दिया, तुम चारों असाधारण रूप से शक्तिशाली हो। मुझे सचमुच ज्यादा सावधानी से काम लेना होगा। चारों गोलेम वाकई बहुत शक्तिशाली थे। यहाँ तक कि जब निंग रक्षात्मक तलवारबाजी पर ध्यान केंद्रित कर रहा था तब भी वह उनके वार से आसानी से मर सकता था। इसलिए वह उन्हें केवल बाहरी इलाकों में ही चुनौती देता था, जहाँ हालात बिगड़ते ही वह तुरंत पीछे हट सकता था। आक्रमण करना, पहले डार्कनॉर्थ के साथी को मार डालो। डार्कनॉर्थ यहाँ अनगिनत बार आ चुका है। चलो उसे याद दिलाते हैं कि हम कितने डरावने हो सकते हैं। चारों आकृतियां काफी समय पहले निंग से पूरी तरह नाराज हो चुकी थीं। निंग और नाइनडस्ट कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। क्या तुम तैयार हो, निंग ने मन ही मन पूछा। कोई बात नहीं, नाइनडस्ट ने जवाब दिया। मैं पूरी तरह तैयार हूँ। सच तो ये है कि नाइनडस्ट भी काफी घबराया हुआ था। हम कामयाब होंगे, निंग ने कहा। वह थोड़ा चिंतित भी था। फुश 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 फुश। चारों गोलेम हवा में चीख रहे थे। अलग अलग गति से चल रहे थे, लेकिन सभी की गति प्रकाश की गति से 100 गुना ज्यादा थी। यही सही मौका है, हमला करो, निंग मन ही मन चिल्लाया। निंग और नाइनडस्ट की हथेलियों में अचानक एक काला रूम चित्र उभर आया। यह एक बार इस्तेमाल होने वाला संरचना खजाना था। एक विशाल काला भंवर प्रकट हुआ और तेजी से फैलने लगा, जिसके चारों ओर ऊर्जा की 1000 से ज्यादा परतें घूम रही थीं। ऊर्जा की हर एक परत अनगिनत जटिल संरचनाओं से भरी हुई थी, और पूरे काले भंवर ने उन 2 गोलेम को तेजी से ढक लिया जो सबसे तेज थे और उनके सबसे करीब से आए थे। निंग और नाइनडस्ट दोनों ने काले रंग के एक संरचना आरेख का इस्तेमाल किया, जिसका मतलब था कि 2 काले भंवर प्रकट हो गए थे, एक अंदर की ओर और दूसरा बाहर की ओर, अपने दुश्मनों को फंसाने और पीछे हटाने के लिए एक साथ निशाना साध रहा था। जाओ। फिर नाइनडस्ट ने सामान्य संरचना आरेख खजाना निकाला, एकल उपयोग वाला खजाना जो उसने पूर्वजों के पैतृक हेगेमॉन से प्राप्त किया था, जिसका उपयोग केवल चार्ज करने के बाद ही किया जा सकता था। धमाका। अंदर से गोल और बाहर से चौकोर एक विशाल संरचना अचानक प्रकट हुई, जो घने अवरोधों की अनगिनत परतों से भरी हुई थी। इस संरचना ने तुरंत सबसे बाहरी काले भंवर अवरोध को घेर लिया। इन 2 सम्राट श्रेणी के गोलेमों को फंसाने के लिए कुल 3 संरचनाओं का उपयोग किया जा रहा था। पुस्तक 34, अध्याय 31, संपत्ति आत्माओं के खजाने। लानत है, संरचनाएं तोड़ो, तोड़ो, मेरे लिए तोड़ो। फंसे हुए दोनों गोलेम क्रोध से दहाड़ रहे थे और उन्होंने उस संरचना पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। संरचना की कई परतें कांपने लगीं और कुछ भीतरी परतें तो फटने लगीं। हालांकि वे जल्दी से फिर से जीवित हो गए। नाइनडस्ट ने जो देखा उससे दंग रह गया।
उसने मन ही मन कहा, ये वाकई बहुत ताकतवर हैं। डार्क नॉर्थ, ये दोनों गोलेम बहुत ज्यादा ताकतवर हैं। इसीलिए मेरे दिमाग में उनके खिलाफ 3 तरह की संरचनाओं का इस्तेमाल करने का विचार आया। हमें उन्हें यथासंभव लंबे समय तक वहीं फंसाए रखना होगा। यहाँ गति ही खेल का नाम है। जी निंग ने उन 2 धीमे गोलेमों को घूरा जो सीधे उनकी ओर बढ़ रहे थे। वह निश्चित रूप से चारों गोलेमों को एक साथ फंसाने की हिम्मत नहीं कर सकता था, क्योंकि उनके पास अपनी शक्ति को एक साथ मिलाने का एक तरीका था। उस स्थिति में संरचना शायद केवल 10 से 20% ही टिक पाती जितनी उसे टिकनी चाहिए। चलो चलें, निंग गुस्से से दहाड़ा। छी छी। वह अकेले ही आगे बढ़ा और विशाल कटारें लिए हुए लंबे दुबले गोलेम की ओर बढ़ा। खड़खड़ाहट, खड़खड़ाहट। निंग ने तुरंत उस लंबे दुबले गोलेम से लड़ना शुरू कर दिया। कृपाण की रोशनी हर जगह चमक रही थी और हर वार अविश्वसनीय रूप से भारी था। निंग खुद को अत्यधिक दबाव महसूस करने से नहीं रोक सका। आप हमें रोक नहीं पाएंगे, डाउल और डार्क नॉर्थ। चौथा और सबसे धीमा गोलेम एक मांसल गोलेम था जो एक विशाल ग्रेटेक्स कुल्हाड़ी चलाता था और वह सीधे निंग की ओर बढ़ रहा था। जाओ, निंग ने मन ही मन सोचा। फुफकार, फुफकार, फुफकार। उसके बगल के खाली स्थान में अचानक 12 सम्राट श्रेणी के गोले प्रकट हो गए। ये सभी सम्राट श्रेणी के गोले थे जो निंग के पास पहले से थे। निंडस्ट के लिए उसने भी अपने 4 सम्राट श्रेणी के गोले छोड़ते हुए एक भयंकर चीख मारी। हालांकि उसके पास कुल 6 गोले थे, उनमें से 2 को दूसरे काम निपटाने थे। फुसफुस, फुसफुस। निंग के 12 गोलेम और नाइनडस्ट के 4 गोलेम ने मिलकर महाकुल्हाड़ी वाले गोलेम पर हमला बोल दिया। फुसफुस। 16 में से 5 गोलेम के अभेद्य रूप थे और वे एक 5 रंगों वाली रस्सी में बदल गए जो महाकुल्हाड़ी वाले गोलेम के चारों ओर लिपटने लगी। बाकी 11 गोलेम भी उसे घेर कर हमला करने लगे। निंग अपनी छायाहीन बचाव कला, 16 रुख और यिन यांग सुरक्षा की बदौलत एक साथ 32 सम्राट श्रेणी के गोलेम से लड़ने में सक्षम था। हालांकि यह महाक्षय गोलेम मुख्यतः बल पर निर्भर था। इस प्रकार 16 सम्राट श्रेणी के गोलेम एक बार युद्ध में उतरते ही उसे बांधने में सक्षम थे। नाइनडस्ट, जल्दी करो और उन खजानों को ले आओ। निंग ने मन ही मन कहा, इसे मुझ पर छोड़ दो। नाइनडस्ट तुरंत अपने 2 शेष गोलेमों के साथ मुख्य क्षेत्रों की ओर बढ़ गया। रुको, रुको। संरचना आरेख में फंसे 2 गोलेम क्रोधित हो गए। तुम बच नहीं पाओगे। निंग लंबे दुबले पतले गोलेम से लड़ता रहा। इन सभी गोलेमों की अपनी अपनी ताकत और कमजोरियां थीं और निंग ने अपनी योजना के लिए उन्हें अपनी गणना में शामिल कर लिया था। धीमा कुल्हाड़ी चलाने वाला गोलेम सबसे ताकतवर था, इसलिए निंग ने उससे लड़ने का काम अपने 16 गोलेमों पर छोड़ दिया। ऐसा इसलिए था क्योंकि सभी सम्राट श्रेणी के गोलेमों के शरीर अविश्वसनीय रूप से मजबूत थे और उन्हें बल प्रयोग से डर नहीं लगता था। उन्हें असल में धूर्त और चालाक हमलों का डर था। उदाहरण के लिए, निंग इसी समस्या से जूझ रहा था जब वह 2 विशाल तलवारों से लैस गोलेम से लड़ रहा था। कृपाण प्रकाश अप्रत्याशित रूप से हर जगह उड़ रहा था। उसे बांधने के लिए शायद 16 गोलेम भी काफी नहीं होते, इसलिए निंग ने निडरता से यह जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली थी। वार, 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 वार। तलवार प्रकाश और कृपाण प्रकाश बार बार आपस में टकरा रहे थे। निंग की तलवार तेज और ज्यादा अप्रत्याशित थी, लेकिन थोड़ी कमजोर भी थी। हालांकि वह कुल 6 तलवारों का इस्तेमाल कर रहा था। इस तरह वह इस लंबे दुबले गोलेम को बांधने में कामयाब रहा और यह भी सुनिश्चित कर पाया कि वह भी बंधा रहे और भाग न सके। संरचना आरेख, जी निंग और 16 सम्राट वर्ग के गोलेमों के सामंजस्य से चारों संरक्षक गोलेम अस्थायी रूप से बंधे हुए थे। ठीक इसी समय नाइनडस्ट अपने दोनों गोलेमों को खजाने की खोज में ले गया। वहां पर जाना, यहाँ कोशिश करो, इसे चकनाचूर कर दो। नाइनडस्ट ने एक के बाद एक आदेश दिए और अपने गोलेम को उन खतरनाक इलाकों में भेज दिया जिनका वह सामना कर रहा था। ये सभी गोलेम उच्च श्रेणी के अनंत खजाने थे और इन्हें नुकसान पहुंचाना आसान नहीं था। हा, बढ़िया खजाना। क्या ये खजाना वास्तव में स्पेस टाइम को प्रभावित करने में सक्षम है? इसे हमारे साथ ले जाओ। केंद्रीय आवास संरचना आरेखों, पत्थर के खंभों में जड़े अजीबोगरीब रत्नों और अजीबोगरीब तंत्रों से अटे पड़े थे जिनका कोई पता नहीं था। नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड ने जो भी चीज देखी उसे ले गया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसे इनका कोई तात्कालिक उपयोग दिखाई देता है या नहीं। एक बार जब वे यहाँ से निकल जाएंगे तो उसे इसकी चिंता होगी। फिलहाल उसका लक्ष्य वह सब कुछ ले जाना था जो वह ले जा सकता था। केवल 20 सेकंड के बाद नाइनडस्ट ने 4 गोलेम द्वारा संरक्षित क्षेत्र की लगभग सभी वस्तुओं को नष्ट कर दिया, केवल 2 स्थानों को छोड़कर जो अवशिष्ट अवरोधों द्वारा संरक्षित थे और जिनमें प्रवेश नहीं किया जा सकता था। झटपट नाइनडस्ट तुरंत पूरी रफ्तार से भाग गया। डार्क नॉर्थ, चलो। नाइनडस्ट की आवाज खंडहरों में गूंज उठी। हा, सबके लिए शुक्रिया। निंग अपने 16 गोलेमों के साथ तेजी से पीछे हट गया। हालांकि उस पर हमला करने वाले 2 गोलेमों ने उसका पीछा करने की कोशिश की, लेकिन उनके पास उसे पकड़ने का कोई रास्ता नहीं था। निंग के केंद्रीय क्षेत्रों से भाग जाने के बाद गोलेमों ने तुरंत अपने हमले रोक दिए और अपने अन्य साथियों को 3 परतों वाली संरचनाओं से मुक्त होने में मदद करने के लिए आगे बढ़े। अब तक संरचनाएं लगभग पूरी तरह नष्ट हो चुकी थीं। चारों गोलेमों के एक साथ काम करने से उन्हें पूरी तरह से नष्ट करने में केवल 5 सेकंड लगे। डाउल और डार्क नॉर्थ को आखिरकार वही मिला जो वह चाहता था। चारों गोलेम ने आपस में आह भरी। इस जगह के सिथे बहुत पहले ही खत्म हो गए थे। उन खजानों का कोई फायदा नहीं था। अगर उसने उन्हें ले लिया तो ले लिया। उफ, हमें इस जगह की रखवाली करनी है, लेकिन हम किसकी रखवाली कर रहे हैं?
हमारे मालिक तो बहुत पहले मर गए। चारों गोलेमों को इस जगह की रखवाली करनी थी और उन्हें दिए गए अंतिम आदेशों का पालन करना था, इसीलिए वे बार बार नींद को रोकने के लिए हस्तक्षेप करते थे। सच तो ये है कि उन्हें व्यक्तिगत रूप से खजानों की जरा भी परवाह नहीं थी। दरअसल उन्हें बहुत पहले ही लग गया था कि उनका एकाकी जीवन उबाऊ और निरर्थक है। डार्कनॉर्थ के साथ जीवन हाल ही में बहुत अधिक दिलचस्प हो गया था। मान गया, अब जब उसके पास वो खजाना है जो वो चाहता है, तो शायद वो चला जाएगा। हम अपनी सामान्य उबाऊ जिंदगी में वापस जाने वाले हैं। मुझे लगा था कि हम उसे रोक पाएंगे और हजारों अराजकता चक्रों तक एक दूसरे से लड़ेंगे। किसने सोचा था कि उसे इतनी जल्दी खजाने मिल जाएंगे। सभी संरक्षक गोलेमों को बहुत अफसोस हुआ। बहुत समय हो गया था जब उन्हें चुनौती का सामना करना पड़ा था। खंडहरों में रहने वाले सिथे बहुत पहले ही मर चुके थे और गोलेम मरने से पहले दिए गए उनके अंतिम आदेशों से बंधे हुए थे। अगर कोई गोलेम को जबरन अगवा करके बांध सके तो ही उनकी नियति बदल सकती थी। शेर की मूर्ति का मुंह अचानक खुल गया। निंग और नाइनडस्ट उड़कर उसके मुंह में चले गए और भीतर के पशुलोक में प्रवेश कर गए। नमस्कार वरिष्ठ। निंग और नाइनडस्ट दोनों ने उनके सामने शून्य में खड़े काले वस्त्रधारी व्यक्ति की ओर आदरपूर्वक झुककर प्रणाम किया। तुम दोनों में काफी सुधार हुआ है, खासकर डार्कनॉर्थ में। डाउलॉर्ड्स की ताकत की भी एक सीमा होती है और तुम पहले ही शक्ति के एक बेहद ऊंचे स्तर पर पहुंच चुके थे और अब तुमने फिर से बड़ी सफलता हासिल की है। काबिले तारीफ। काले वस्त्रधारी आदमी ने प्रशंसा में सिर हिलाया। हालांकि उसे इस पशुलोक की रक्षा के लिए ऑटॉक ने पीछे छोड़ दिया था। उसने ओमेगा स्वॉर्ड डाउ के बारे में कभी नहीं सुना था और इस तरह निंग की क्षमताओं का गलत अनुमान लगा लिया था। एक बार जब निंग चौथे चरण का डाउलॉर्ड बन गया तो वह वास्तव में शक्तिशाली बन गया। मैं तुममें से प्रत्येक को एक खजाना दूंगा। काले वस्त्र पहने बुजुर्ग ने अपना हाथ हिलाया, जिससे एक रक्त लाल पदक प्रकट हुआ जिसके ऊपर पंजे का निशान था। नाइनडस्ट, यह आपके लिए है। काले वस्त्रधारी बुजुर्ग ने यह वस्तु नाइनडस्ट सेक्लॉर्ड को सौंप दी। शुक्रिया सीनियर। नाइनडस्ट ने उत्साह से उस अजीबोगरीब खून के पंजे वाले पदक को स्वीकार कर लिया, लेकिन एक बार उसे पाने के बाद उसे चाहे जितनी भी बार देखा उसमें कुछ खास नहीं मिला। उसने काले वस्त्र पहने आदमी की तरफ कुछ उलझन से देखा। सीनियर, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि यह खजाना क्या है? हाँ, मैं तुम्हें एक अराजकता तारा मानचित्र की एक प्रति भी दूंगा। काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने हाथ हिलाया, जिससे एक सूक्ष्म स्क्रॉल प्रकट हुआ। उसने सूक्ष्म स्क्रॉल खोला, जिसमें अंधकार के एक विशाल क्षेत्र और उसके चारों ओर 3 लोगों का मानचित्र बना हुआ था। ये है 3 सबसे नजदीकी रियल्म्स, काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने कहा। ये है मल्टीलाइट रियल्म्स, ये है रेड कैसल रियल्म्स और ये है फ्लेम ड्रैगन रियल्म्स। ये सिथे युद्धपोत जिसमें हम सवार हैं, अनंत काल से महाअंधकार में भटक रहा है। जिस गति और गति से हम आगे बढ़ रहे थे उसके आधार पर मुझे लगता है कि अब तक हम इन तीनों रियल्म्स के करीब पहुंच चुके होंगे। आप दोनों इन तीनों रियल्म्स में से किसी एक से होंगे, है ना? वरिष्ठ, आपको कैसे पता कि हम बाहर से आए हैं और इस ग्रह के स्थानीय साधक नहीं हैं? नाइनडस्ट ने उत्सुकता से पूछा। हाँ, जैसे ही तुमने जहाज के चारों ओर गहरे काले पत्थर की सबसे बाहरी परत को तोड़ा, मैं तुम्हें महसूस कर पाया। काले वस्त्र पहने आदमी ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। निंग और नाइनडस्ट अब समझ गए। हम फ्लेम ड्रैगन रियल्म्स से आए हैं। ये जगह फ्लेम ड्रैगन रियल्म्स के काफी करीब है, नाइनडस्ट ने कहा। क्या संयोग है। फ्लेम ड्रैगन रियल्म्स में एक खास जगह है जिसे मेरे गुरु ने बनाया और यहीं छोड़ा था। काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने आगे कहा, अगर तुम इस पदक को अपने पास रखोगे, जब तक तुम उस जगह के काफी करीब रहोगे, तुम इस पदक के जरिए उसे महसूस कर पाओगे। तुम इसका इस्तेमाल करके सीधे अंदर पहुंच पाओगे। ये कहाँ है? निंग और नाइनडस्ट दोनों उत्सुक थे। यहाँ के आसपास। सूक्ष्म मानचित्र ने फ्लेम ड्रैगन रियल्म्स पर तेजी से जूम किया, जिससे एक विशिष्ट स्थान का पता चला। क्या वो? निंग और नाइनडस्ट दोनों चौंक गए। एओनियन साम्राज्य के अंदर दोनों का अनंत प्रदेशों में असाधारण रूप से उच्च स्थान था, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से जानते थे कि अनंत प्रदेशों की 6 महाशक्तियों में से एक एओनियंस का मुख्यालय कहाँ स्थित है। काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने जिस स्थान को अभी अभी चिन्हित किया था वह एओनियन साम्राज्य के भीतर था। एओनियन साम्राज्य एक अविश्वसनीय रूप से रहस्यमय स्थान था। हालांकि वहां बहुत कम एओनियन थे, खासकर शक्तिशाली, फिर भी एओनियन साम्राज्य ने उन्हें अनंत प्रदेशों की 6 प्रमुख शक्तियों में से एक के रूप में सुरक्षित रूप से बैठने दिया। पुस्तक 34, अध्याय 32, हरा भरा नीला आत्मा। नाइनडस्ट ने बेबसी से कहा, वरिष्ठ, शायद आपको ये पता न हो, लेकिन जिस जगह की ओर आपने इशारा किया है वह एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली खजाने के भीतर है जिसे एओनियन किंगडम के नाम से जाना जाता है। एओनियन किंगडम एक बेहद खतरनाक जगह है। हेगेमॉन्स भी उस जगह पर हमला करने की हिम्मत नहीं कर सकते। दाओ गठबंधन और एओनियन एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे। एओनियन अपनी रगों में एओनियन रक्त को जगाने के लिए अनगिनत दाओ लॉर्ड्स को खाकर ही दम लेते थे। जितना ज्यादा वे खा लेते उतना ही ज्यादा ताकतवर बन जाते। अगर वे एओनियन साम्राज्य में शरण न ले पाते तो दाओ गठबंधन द्वारा एओनियनों का बहुत पहले ही पूरी तरह से नरसंहार कर दिया गया होता। हाँ, काले वस्त्र पहने बुजुर्ग हंसे। चाहे वह कितना भी खतरनाक क्यों न हो, तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये पदक सीधे स्पेस टाइम को चीरकर तुम्हें सीधे अंदर पहुंचा देगा। अगर स्थिति गंभीर हो जाए तो तुम इसका इस्तेमाल करके तुरंत स्पेस टाइम को चीरकर वापस निकल सकते हो। ये पदक मेरे गुरु ऑटॉक बोलिन ने खुद बनाया है। हेगेमॉन भी तुम्हें फंसा नहीं पाएंगे। नाइनडस्ट ने राहत की सांस ली, फिर तुरंत पूछा, क्या मैं डार्कनॉर्थ को अपने साथ ला पाऊंगा? इस पदक का इस्तेमाल सिर्फ एक ही व्यक्ति कर सकता है, काले वस्त्र पहने आदमी ने कहा।
इसका इस्तेमाल सिर्फ एक ही व्यक्ति को उस जगह से भागने में मदद करने के लिए किया जा सकता है। नाइन डस्ट चौंका, लेकिन आप पदक इस्तेमाल करने से पहले डार्कनॉर्थ को अपनी संपत्ति दुनिया में खींच सकते हैं। इससे समस्या हल हो जाएगी, है ना? काले वस्त्र वाला आदमी हंसा। नाइन डस्ट ने तुरंत निंग की ओर देखा। डार्कनॉर्थ, एओनियन साम्राज्य के अंदर हालात बहुत खतरनाक होने वाले हैं। मेरे साथ चलो। जरूर। निंग जानता था कि असल में नाइन डस्ट उसकी मदद कर रहा था, न कि नाइन डस्ट उसकी मदद कर रहा था। उस पदक के साथ नाइन डस्ट को हेगेमन्स की पूरी सेना से भी डरने की जरूरत नहीं होगी। वह किस तरह के खतरे से डरेगा? ठीक है, तुम्हें ये याद रखना होगा, काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने गंभीरता से कहा। इस पदक में निहित शक्ति इसे लगातार 2 बार सक्रिय करने के लिए ही पर्याप्त है। उसके बाद शक्ति समाप्त हो जाएगी और यह टूट जाएगा। इसलिए ये पदक केवल एक बार प्रवेश और निकास के लिए ही उपयुक्त है। इस अवसर का लाभ उठाओ और इसे व्यर्थ मत गंवाओ। ये तो सिर्फ 2 बार इस्तेमाल करने के बाद ही खत्म हो जाएगा। नाइन डस्ट चौंका, लेकिन फिर उसने एक बेपरवाह मुस्कान बिखेरी। ऐसा एक ही मौका और आशीर्वाद काफी है। काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने हल्के से सिर हिलाया। वह नाइन डस्ट के रवैये से पूरी तरह सहमत था। फिर उसने मुड़कर निंग की ओर देखा। तुम पहले से ही इतने शक्तिशाली थे। ये देखते हुए मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने नाटकीय रूप से बेहतर हो पाओगे। अब मैं भी ये देखने के लिए उत्सुक हूँ कि अगर तुम अपने दांवमंज में सफल हो गए तो तुम कैसे बनोगे। तुम्हारी शक्ति को देखते हुए एक बार दांवमंज में सफल होने के बाद तुम निश्चित रूप से किसी भी साधारण हेगेमॉन से आगे निकल जाओगे। तुम शायद अदरवाइज लॉर्ड्स के बराबर हो जाओगे। क्या अन्य लोगों के स्वामी बहुत शक्तिशाली हैं? निंग ने उत्सुकता से पूछा। हाँ, वे वैकल्पिक ब्रह्मांडों के नियंत्रण में हैं और उन ब्रह्मांडों के प्रमुख सार तत्वों द्वारा उनकी सहायता की जाती है। वे शक्तिशाली कैसे नहीं हो सकते? काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने आगे कहा, और तुमने भी मेरी मदद की। तुमने कितना सुधार किया है, ये देखते हुए मुझे सोचने दो कि मैं तुम्हें क्या दूं। तुम्हारी मदद की? नाइन डस्ट ने हैरानी से निंग की तरफ देखा। निंग भी हैरान था। उसने इस जायदाद आत्मा की मदद कब से की? तुम्हें यह नहीं पता था, काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने समझाया। लेकिन जब मेरे स्वामी ऑटोक बोलिन ने इस जगह में प्रवेश किया तो उन्होंने एक बचाव कला का उपयोग करके सीधे गहरे काले पत्थर को पार करके जहाज में प्रवेश किया। उन्होंने सभी सिथे का भयंकर नरसंहार किया, उनकी सभी सुरक्षा व्यवस्थाओं को तहस नहस कर दिया और यहाँ मौजूद हर व्यक्ति और हर चीज को नष्ट कर दिया। इसके बाद उन्होंने मुझे यहाँ फेंक दिया और फिर तुरंत अंतरिक्ष समय को चीरते हुए चले गए। वह वहाँ की लड़ाइयों में भाग लेने के लिए अन्य क्षेत्रों की ओर तेजी से जा रहे थे। लेकिन मास्टर भूल गए कि पूरा जहाज गहरे काले पत्थर के खोल में बंद था। मेरे पास जाने का कोई रास्ता नहीं था। काले वस्त्रधारी आदमी ने बेबसी से कहा। उफ, मास्टर ने इतने सारे जानवरों के संसार बनाए और उन्हें यूं ही अराजकता की दुनिया में बिखेर दिया। मुझे यहाँ फेंकते समय शायद उन्होंने ज्यादा सोचा नहीं था और उन्हें हर पल का पूरा फायदा उठाना था, क्योंकि युद्ध पूरे लोक में फैल चुका था। उन्होंने गहरे काले पत्थर को भेदने में उतना समय नहीं लगाया जितना जरूरी था, क्योंकि उनके जैसे ताकतवर व्यक्ति को भी उसे बलपूर्वक भेदने में काफी समय लगता। निंग और नाइन डस्ट दोनों अब समझ गए थे, डीपफायर ब्लैकस्टोन लगभग अविनाशी था। यहाँ तक कि हेगेमॉन वेल्किन जैसे हेगेमॉन भी इसे कुछ नहीं कर सकते थे। इस सिथे युद्धपोत की रक्षा करने वाली बाहरी दीवार को बलपूर्वक तोड़ने में एक ऑटोक को भी कुछ समय लगेगा। ऑटोक बोलिन कोई भी समय बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने सीधे अंदर टेलीपोर्ट करने के लिए एक बचाव कला का इस्तेमाल किया था। डार्कनॉर्थ, जब तुमने अपने जीवनदायी हथियार से गहरे काले पत्थर को बहा दिया तो तुमने मुझे भी वहां से निकलने का मौका दिया। काले वस्त्रधारी आदमी मुस्कुराया। इसका मतलब है कि तुमने मेरी मदद की। अब मैं स्पेस टाइम में घूम घूम कर दूसरी जगहों पर जा पाऊंगा और दूसरे भाग्यशाली लोगों की तलाश कर पाऊंगा जिन पर मैं अपनी किस्मत चमका सकूं। काले चोगे वाला आदमी एक पल के लिए चुप रहा। और तुममें वाकई बहुत सुधार हुआ है। मुझे लगता है कि तुम्हें वह खजाना देना एक अच्छा फैसला होगा। फुसफुसाहट। काले वस्त्र पहने आदमी के हाथों में अचानक एक गोल मुट्ठी भर वस्तु प्रकट हुई। यह एक विशाल अंडे जैसी दिख रही थी और इससे अजीब सी लहरें निकल रही थीं, जिससे निंग और नाइन डस्ट दोनों मंत्रमुग्ध हो गए। उनके दाव हृदय इस प्रभाव से प्रभावित हुए जिससे उन्हें उस वस्तु को निगलने की इच्छा हुई। मेरे स्वामी ऑटोक बोलिन हर पशुलोक में कुछ खजाने छोड़ गए हैं और यह मेरे खजानों में सबसे कीमती है। काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने निंग की ओर देखा। इसे हरा नीला आत्मा कहते हैं। कोई भी हेगेमॉन इसके लिए पागल हो जाएगा। निंग और नाइन डस्ट दोनों चौंक गए। बाद में तुम दोनों को शपथ लेनी होगी कि यहाँ जो कुछ हुआ है उसके बारे में कोई जानकारी नहीं देंगे, काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने गंभीरता से कहा। समझा, चिंता मत करो सीनियर। निंग और नाइन डस्ट दोनों ने जल्दी से सहमति व्यक्त की, जबकि निंग उत्सुकता भरी आंखों से अंडे के आकार की वस्तु को घूर रहा था। विशाल अराजकता ब्रह्मांड के विभिन्न लोक ब्रह्मांड वास्तव में शाश्वत नहीं है। अराजकता ब्रह्मांड के भीतर प्रकृति की कुछ विनाशकारी शक्तियां हैं, काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने कहा। कुछ भयानक खगोलीय पिंड हैं, जैसे दर्पण जहाज, यिन यांग संसार चक्र, प्रलय तारा इत्यादि। इन प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले खगोलीय पिंडों के सामने हेजेमोन भी असहाय हैं और वे आसानी से पूरे लोक ब्रह्मांड का विनाश कर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर वे इनसे निपटना चाहते हैं तो उन्हें भी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। निंग और नाइन डस्ट दोनों हैरान थे। वे जानते थे कि फ्लेम ड्रैगन रियल्मवर्स को यिन यांग संसार चक्रों से गंभीर खतरा था, लेकिन किसने सोचा होगा कि कैओसवर्स में भी चक्रों जैसे कई खगोलीय पिंड मौजूद हैं। दर्पणों का जहाज, यिन यांग संसार चक्र, सर्वनाश तारा, ये सब जीवित प्राणी नहीं है,
काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने कहा। हालांकि कैओस प्रिमोडियल्स नामक अत्यंत भयानक जीवों को भी जन्म दे सकता है जो उतने ही घातक होते हैं। माना जाता है कि ये विशाल जानवर कैओसवस के प्रमुख तत्वों से उत्पन्न होते हैं। प्रमुख तत्वों को छोड़ने के बाद वे कैओसवस से होकर यात्रा करते हैं और उन्हें अपने सामने आने वाले सभी लोगों को खाना बहुत पसंद होता है। कैओस प्रिमोडियल्स लगभग अविनाशी शरीर के साथ पैदा होते हैं और उनकी संख्या अविश्वसनीय रूप से कम होती है। वे काफी हद तक नासमझ भी होते हैं, शायद नश्वर बच्चों के बराबर। हालांकि वे इतने अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली होते हैं कि केवल ऑटोक ही उन्हें मार सकते हैं। यहाँ तक कि अदरवाइज लॉर्ड्स भी उन्हें मुश्किल से ही रोक पाते हैं। ये हरा नीला आत्मा ही है जिसे कैओस प्रिमोडियल्स अन्य सभी प्रकार के भोजनों से ज्यादा खाना पसंद करते हैं। काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने निंग और नाइनडस्ट की ओर देखा। मेरे स्वामी ऑटोक बोलिन ने इसमें कुछ विशेष परिवर्तन किए हैं जिससे यह एक जादुई खजाने में बदल गया है। डार्कनॉर्थ, तुम इस पर अपना खून टपकाकर इसे आसानी से बांध पाओगे। ऐसा करने के बाद अगर कभी तुम्हारा सामना किसी कैओस प्रिमोडियल से हो जाए तो तुम हरा नीला आत्मा उस पर फेंक सकते हो और उसे खाने दे सकते हो, और ऐसा होते ही ये संशोधित हरा नीला आत्मा कैओस प्रिमोडियल पर नियंत्रण कर लेगा और उसे तुम्हारा सेवक बना देगा जो तुम्हारी आज्ञाओं का पालन करेगा। निंग और नाइनडस्ट दोनों ये सुनकर अवाक रह गए। क्या मैं हरे भरे नीला आत्मा का इस्तेमाल किसी ऑटोक को स्पेस टाइम के प्रवाह को उल्टकर एक दिव्य अमर को पुनर्जीवित करने के लिए भुगतान के रूप में कर सकता हूँ? निंग खुद को पूछे बिना नहीं रह सका। तुम नहीं कर सकते। एक हरा भरा नीला आत्मा पर्याप्त मूल्यवान नहीं है, काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने समझाया। लेकिन अगर तुम एक कैओस प्रिमोडियल पा सको और उसे हरा भरा नीला आत्मा खाने के लिए मजबूर कर सको तो उस कैओस प्रिमोडियल को किसी ऑटोक को दे दो। ये ऑटोक को हस्तक्षेप करने के लिए मनाने के लिए पर्याप्त होगा। कैओस प्रिमोडियल्स बहुत दुर्लभ हैं, जबकि अनंत कैओसवस बहुत विशाल है। किसी एक को पाना भाग्य की बात है, काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने कहा। ठीक है, मैंने तुम सबको वह सब दे दिया है जिसके तुम हकदार हो। याद रखो, तुम्हें यहाँ जो कुछ भी मिला उसके बारे में दूसरों को बताने की अनुमति नहीं है। काले वस्त्रधारी व्यक्ति ने निर्देश दिया। समझा। निंग और नाइनडस्ट दोनों ने तुरंत जीवन भर की शपथ ली। निंग और नाइनडस्ट ने महसूस किया कि अंतरिक्ष उनके चारों ओर घूम रहा है और फिर वे सेथे के खंडहरों में फिर से प्रकट हुए। मैं अब जा रहा हूँ, मूर्ति ने कहा। अचानक वह एक असली 3 सिर वाले शेर जैसे जानवर में बदल गई जो पहाड़ों से उड़ती हुई एक रोशनी की किरण में बदल गया। अगर तुम अपने दांव मजैस में कामयाब हो जाओ तो शायद हम फिर मिल सकें। निंग और नाइनडस्ट दोनों ने मूर्ति को उड़ते हुए देखा। थोड़ी देर बाद निंग और नाइनडस्ट भी सेथे खंडहरों को छोड़कर ग्रह की सतह पर लौट आए। करोड़ों साल बीत चुके थे। अब तक डार्कनॉर्थ पैलेस अपनी ताकत के चरम पर पहुंच चुका था, जबकि 3 बड़े कबीले अपने मुख्यालयों में छिपे हुए थे और बाहर आने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। तीनों बड़े कुल बस डरे हुए थे। वे हमेशा अपने कुल नेताओं पर निर्भर थे जिनका पूरी तरह सफाया हो चुका था। स्वाभाविक रूप से वे आगे कोई जोखिम उठाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे और इस तरह वे एक निर्णय पर पहुंचे। 108,000 अराजकता चक्रों के बाद हमारे 3 बड़े कुल एक बार फिर दुनिया में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। तब तक डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ निश्चित रूप से मर चुका होगा। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि इतना शक्तिशाली डाउलॉर्ड डाउमज में सफल हो सकता है। निंग और नाइनडस्ट ने कुछ समय तक गुप्त रूप से दुनिया का निरीक्षण किया, फिर तीनों महान कुलों के आसपास की बाधाओं या वार्डों को कोई नुकसान पहुंचाए बिना चुपचाप चले गए। विदा लेने का समय। चलो अनंत प्रदेशों की ओर वापस चलें। सेथे भूमि से प्राप्त खजाने को साथ लेकर निंग और नाइनडस्ट अपनी वापसी यात्रा पर निकल पड़े। अब तक निंग अपने ओमेगा स्वॉर्ड दाव ब्लड ड्रॉप में और भी गहरे स्तर पर पहुंच चुका था। यह अब और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गया था और इस तरह जैसे जैसे दोनों महाअंधकार में स्पेस टाइम को चीरते हुए आगे बढ़े, उन्हें फिर से अनंत प्रदेशों तक पहुंचने में कुल मिलाकर केवल 300 साल से थोड़ा ज्यादा समय लगा।